अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन इंग्लिश ग्रामर, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। फ्रेजेस और क्लासेस को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में आगाह कर देना चाहता हूँ। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि दे कवर एवरी थिंग इन ए सेंटेंस। यानी कि फ्रेजेस और क्लासेस जो हैं वो मिलकर जुमला बनाती हैं। क्लासेस आर सेंटर ऑफ sentences and phrases strengthen the sentences। अब अगर हम कहें कि इफ़ clauses are pillars of a building, then phrases are the bricks। चूँकि इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस को मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसके 3 हिस्से किए हैं। आज हम फ्रेज़ को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्लॉज को, और उसके बाद सेंटेंसेस को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो फिनाइट वर्ब। ऐसे अल्फाज का मजमूआ जो एक्शन वर्ब पर मुश्तमिल नहीं होता, और ये इस्तेमाल किस लिए किए जाते हैं? टू मेक सेंटेंसेस मीनिंगफुल। जुमले को ताकत बख्शने के लिए या उसके मतलब को तफसील से बयान करने के लिए ये फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम इसे इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो वर्ब और सब्जेक्ट पर मुश्तमिल नहीं होते, मतलब कि इनमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता। इनकी चंद मिसालें लिखेंगे अब। एसन रन्स एट अ गुड स्पीड। नंबर 2, ही वेटेड फॉर
a while. नंबर 3, it was a story as old as time. अब इन मिसालों में या इन जुमलों में फ्रेज कहाँ पर है? एसन रन्स वर्ब और एसन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और वर्ब को निकाल दें तो बाकी जो बचेगा हमारा इस जुमले में वो होगी हमारी फ्रेज। आप देख सकते हैं, एसन रन्स, एसन दौड़ता है एट ए गुड स्पीड, अच्छी स्पीड के साथ। दूसरी मिसाल, ही वेटेड, ही सब्जेक्ट, वेटेड वर्ब फॉर ए वाइल। अब सब्जेक्ट और वर्ब निकाल कर जो हमारे पास बचा वो क्या हुआ? फ्रेज। इट वाज ए स्टोरी एज ओल्ड एज टाइम। इट सब्जेक्ट, वाज वर्ब और बाकी जो बचा हमारे पास वो होगा फ्रेज। अब इसकी आगे 11 इकसाम हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगह पर 5 दी गई हैं, कुछ जगह पर 6 दी गई हैं और वहाँ से मैंने इनको मुख्तलिफ़ कैटेगरी में ख़ुद ही तकसीम कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। नाउन फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट्स ऑफ नाउन एंड मॉडिफायर। अब फ्रेज़ का तो आपको पता है कि ये ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर होता है। और अब नाउन फ्रेज़ क्या है? ये ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जो नाउन के साथ मॉडिफायर लगाने से बनता है। नाउन का मॉडिफायर क्या है? एडजेक्टिव। अब अगर हम नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा दें तो वो नाउन फ्रेज़ बन जाएगी। और इसके आगे 4 तरीके हैं इस्तेमाल के। वो कैसे? नंबर 1, एज सब्जेक्ट। नंबर 2, एज ऑब्जेक्ट। नंबर 3, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। और नंबर 4, एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मिसालें इनकी ले लेते हैं। नंबर 1, माय मदर इज़ ब्रिंगिंग टी फॉर मी। नंबर 2, आई वांट a cell phone. नंबर 3, I was watching a movie on TV. नंबर 4, I know the way that leads to hospital. My mother is bringing tea for me. My mother कैसे इस्तेमाल हो रहा है? एज ए सब्जेक्ट। और ये क्या होगा? नाउन फ्रेज। आई वांट ए सेल फोन, ए सेल फोन होगा फ्रेज, नाउन फ्रेज। और ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? एज ए ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पर आई वाज वाचिंग
a movie on TV, a movie on TV। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ preposition। I know the way that leads to hospital। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा हॉस्पिटल और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा द वे, और ये फ्रेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। वर्ब फ्रेज, a group of words that consists of main verb plus helping verb। अब हम आपने ये तो पढ़ा है कि फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, और अब यहाँ हम इसकी मिसाल लेंगे। आई एम राइटिंग अ लेटर। He has taken his meal। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट को निकाल दें और बाकी हेल्पिंग वर्ब एम और राइटिंग मेन वर्ब को अगर मिला दे तो ये बन जाएगी वर्ब फ्रेज। इसी तरह से अगर हम दूसरी मिसाल में ही सब्जेक्ट को निकाल दें तो हैज़ टेकन बन जाएगी हमारी वर्ब फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स एन इन्फिनिटिव एंड अदर रिलेटेड वर्ड्स। अब ये तो आपको पता है कि फ्रेज़ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और इन्फिनिटिव फ्रेज़ क्या होगा कि इस फ्रेज़ में एक इन्फिनिटिव और जुमले के दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए होंगे। मिसालों की मदद से हम इसको समझते हैं। आई लाइक टू वॉक ऑन द ग्रास। He is ready to go for एग्ज़ाम। अब यहाँ पर फ्रेज़ कहाँ पर है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। आई सब्जेक्ट लाइक वर्ब, इसको निकाल दें। टू वॉक ऑन द ग्रास ये फ्रेज़ होगा, और ये इन्फिनिटिव फ्रेज़ किस तरह से होगा? टू वॉक जो कि एक इन्फिनिटिव है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि मेन वर्ब के साथ या बेस वर्ब से पहले अगर टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है, जो कि नाउन की तरह काम करता है। ही इज़ रेडी टू गो फॉर एग्ज़ाम्स, ही सब्जेक्ट निकाल दें, रेडी निकाल दें, टू गो फॉर एग्ज़ाम्स ये टू गो हमारा इन्फिनिटिव हो गया, और फॉर एग्ज़ाम आगे दूसरे अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैरंड फ्रेज़, अ ग्रुप ऑफ जैरंड एंड रिलेटेड वर्ड। जैरंड हमने पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले हिस्से में पढ़ा था। ये बेस वर्ब और आईएनजी को मिलाकर बनता है। अब जैरंड फ्रेज़ क्या होगी? ऐसी फ्रेज़ जिसमें जैरंड और दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों। अब ये इस मिसाल में ड्रिंकिंग वाटर इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर जैरंड फ्रेज़ होगी और उसके आगे इसकी बाकी हिस्से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये फ्रेज़ एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। पार्टिसिपल फ्रेज़, अ ग्रुप ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल मॉडिफायर एंड अदर वर्ड्स।
अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जो कॉन्टिन्यूस टेंस में बेस वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल करने से बनता है। और पार्टिसिपल फ्रेज क्या होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल मॉडिफायर के साथ दूसरे लिंकिंग वर्ड जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो मिलकर पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा। और इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? यूज़ कॉमा विद पार्टिसिपल फ्रेज। मिसालों की मदद से हम इसको समझेंगे। द मैन स्टैंडिंग beneath the tree is a nice person। अब यहाँ कॉमास के दरमियान पार्टिसिपल फ्रेज है। इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है। और ये अगर हम इस तरह से कह लें द मैन हु इज़ स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री इज़ ए गुड पर्सन या नाइस पर्सन, तो ये भी बिल्कुल ठीक ही होता। एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब आपने पढ़ा होगा। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले अल्फाज। और एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब। अब आपने एडवर्ब टॉपिक में पढ़ा था कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो हाउ, व्हेन, वेयर और वाई जैसे सवालों का जवाब देते हैं। अब इधर भी एडवर्बियल फ्रेज की भी यही 4 इकसाम यहाँ पर हम बयान करेंगे। ही सिंग्स वेरी वेल। आफ्टर द गेम द किंग एंड pawn go into the same box। I was looking for you, you could not come anywhere near the place। I will get more information to understand
better. He sings very well. Very well किस तरह से गाता है? very well। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब निकाल दे, बाकी दो लफ्ज़ बचे हैं, वो क्या होंगे? फ्रेज़। और ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं? एडवर्बियल फ्रेज़। ये हाउ का जवाब दे रहे हैं, हाउ ही सिंग्स। दूसरे जुमले में आफ्टर द गेम द किंग एंड पॉन गो इनटू द सेम बॉक्स। आफ्टर द गेम कब? व्हेन। यहाँ पर व्हेन के तौर पर इस्तेमाल होगा एडवर्बियल फ्रेज़। आई वॉज लुकिंग फॉर यू कुड नॉट कम एनीवेयर नियर द प्लेस। अब कहाँ पर आप नहीं आ सके, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट और ये एनीवेयर नियर द प्लेस फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल होगा। मतलब हाउ एडवर्बियल फ्रेज़, व्हेन एडवर्बियल फ्रेज़ और एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ प्लेस। आई विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड बेटर। अब यहाँ पर फ्रेज़ क्या है? टू अंडरस्टैंड बेटर। क्या चीज़ है ये? वाई या रीज़न। अब ये वही सेम चीज़ें हैं जो कि हमने एडवर्ब में पढ़ी थी, और एडवर्बियल फ्रेज़ में ये एक से ज़्यादा अल्फाज बन चुके हैं। आगे चलेंगे हम अगली किस्म की तरफ। एडजेक्टिव फ्रेज़, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। जिस तरह एक एडजेक्टिव जो कि सिंगल वर्ड होता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, बिल्कुल उसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज़ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है और एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। आई एम ऑफ फ्रेंडली नेचर। अब इन मिसालों में सब्जेक्ट वर्ब निकाल दें, बाकी हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज़ बचेगी। ऑफ फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर होना एक सिफ्त होती है जो कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की बयान करते हैं, और यहाँ पर सिफ्त किसकी बयान हो रही है? आई एम की। द बाउंड्री वाज वेरी बिग टू क्लियर। अब वेरी बिग होता है एडजेक्टिव, या सिंगल वर्ड भी अगर हो तो ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा, लेकिन इसके साथ वेरी लग गया और ये एडजेक्टिव फ्रेज़ बन जाएगी। प्रेपोजिशनल फ्रेज़, अ ग्रुप ऑफ preposition and noun as an object of preposition। ऑब्जेक्ट ऑफ preposition एज ए नाउन और preposition का मजमुआ क्या कहलाएगा? prepositional phrase। He walked to the field। Put these flowers on the table। अब यहाँ पर prepositional phrase किधर है? वही सेम तरीका आइडेंटिफिकेशन का, सब्जेक्ट और वर्ब निकाल दो, बाकी आगे प्रपोजिशन आ रही है टू, और इसके आगे इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर फील्ड नाउन के तौर पर आ रहा है। यह होगी प्रपोजिशनल फ्रेज। दूसरी मिसाल में पुट दीज फ्लावर्स के बाद प्रपोजिशन आ रही है और इसके बाद एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन
नाउन आ रहा है जो कि टेबल है, इसको हम कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। कंजंक्शनल फ्रेज, कंजंक्शन की तारीफ हमने पढ़ी थी कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। A group of words that act as a conjunction। अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो कंजंक्शन के तौर पर काम करता है। He was working hard so that he could pass। अब यहाँ पर कंजंक्शन फ्रेज कौन सी है, कौन से दो अल्फाज हैं जो जुमले को मिला रहे हैं। सो दैट, ही वॉज वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत कर रहा था। सो दैट, ताकि। ही कुड पास, वो पास हो सके। इंटरजेक्शनल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क एज एन इंटरजेक्शन। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो इंटरजेक्शन के तौर पर काम करता है। इंटरजेक्शन की तारीफ हमने पढ़ी थी कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। ओह, प्लीज़, डू नॉट से इट अगेन। अब ये देखें, हुरूफ़े निदा जो हैं वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। मतलब फ्रेज़ की तो हमने तारीफ़ पढ़ी है कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ होता है। तो इसमें यहाँ पर ओ प्लीज़ ये इंटरजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा। एक और मिसाल ले लेते हैं। व्हाट अ प्लेयर, आई हैव वॉन फर्स्ट प्राइज। व्हाट ए प्लेयर, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल इंटरजेक्शन, जिसको हम इंटरजेक्शनल फ्रेज़ कहेंगे। एब्सोल्यूट फ्रेज़, ऐसी फ्रेज़ या अल्फाज का मजमूआ होता है जो जुमलों को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल मैं इधर लिख देता हूँ, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। टू मॉडिफाई सेंटेंसेस, टू मर्ज टू सेंटेंसेस। अब ये जो हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं कंजंक्शन से, और ये एडिशनल डिटेल्स देती हैं किसके बारे में, अबाउट सेंटेंसेस। अब इनकी हम चंद मिसालों की मदद से इनको हम समझेंगे। अगर मैं लिखूं इफ़ गॉड विल्स वी शैल मीट
अगेन। अब अगर हम इसको इन दो जुमलों को हम जोड़ें तो ये किस तरह से बनेगा? गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। अब एक और मिसाल ले लेते हैं, आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा इसका इस्तेमाल। यू आर ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, यू शुड नो दैट। अब अगर हम इसको जुमले को एक बनाएं तो किस तरह बनाएंगे? बीइंग ए डॉक्टर, कॉमा, इसको हम याद रखें कि इसको हम कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। यू शुड नो दैट। अब यहाँ पर आपको मैं बीइंग का इस्तेमाल बताऊं कि ये बीइंग सिर्फ टेंसेस में नहीं इस्तेमाल होता, यहाँ पर बीइंग जेरंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर आप कोई भी ऐसा जुमला हो जहाँ पर बीइंग शुरू में लगा हो या हैविंग शुरू में लगा हो तो आप बिल्कुल यही समझें कि ये जेरंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इधर, और ये एब्सोल्यूट फ्रेज़ में इस्तेमाल होगा, और ये हमेशा शुरू में ही आएगा अगर ये एब्सोल्यूट फ्रेज़ में इस्तेमाल हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये वीडियो मैंने 2 दिन में बनाई है, वो इसलिए कि कल बारिश की वजह से, लाइट ना होने की वजह से मैं मुकम्मल नहीं कर सका, और आज भी कुछ इतनी अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगर कोई गलती वगैरह हुई इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।